बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर कंबर जैदी साहब। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो रुकनी बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में इस बेंच ने तौहीन अदालत केस की समाअत की है, लेकिन मामला अभी वहीं पे फंस गया है कि आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ तीन रुकनी बेंच ने एक आर्डर जारी किया, लेकिन उसको इंतजामी साइड पर रजिस्ट्रार ऑफिस से वो बेंच ही तब्दील कर दिया गया। तो अब ये तौहीन अदालत का मामला कैसे चलेगा? अटॉर्नी जनरल को भी बुला लिया गया और साथ ही कुछ मुआवनीन भी मुकर्रर किए गए हैं कल के लिए। अब इसकी समाअत तो फिक्स कर दी गई है। तो आज की जो कार्रवाई हुई है उसके अंदर नया फड्डा पड़ा है और दो जो जजेस हैं उनको खत भी लिखे गए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और इस तीन रुकनी बेंच की तरफ से। तो कंबर बताइएगा आज की ये कार्रवाई क्या है? बैकग्राउंड तो लोग जानते हैं, लेकिन ये बताइए कि अब ये फड्डा किसी नतीजे पे पहुंचता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? बहुत शुक्रिया गोंदल साहब। देखें, अब मामला ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। अब बात हो रही है फुल कोर्ट की। अब बात हो रही है कि जो कमेटी ने डिसीजन लिया था जिसमें जस्टिस मंसूर शामिल नहीं थे, उनके ऑर्डर्स को बरतरफ किया गया। इंतज़ामी तौर पर एक डिसीजन लेकर बेंच को जो है चेंज किया गया। इन तमाम मामलात पे आया जा रहा है और तौहीन अदालत की बात हो रही है कि तौहीन अदालत क्या एडिशनल रजिस्ट्रार जिनकी जानिब से बेंच चेंज किया गया था उन पर लग सकती है या नहीं। आज की पूरी समाअत गोंदल साहब आप देखें तो आपको मालूम हो जाएगा कि जस्टिस मंसूर ने बड़ा तरीके से इस केस को आगे लेकर चले हैं। उन्होंने कहा कि एक ऑर्डर आया जो कि जुडिशियल ऑर्डर था, जी। आपको मालूम है। उस जुडिशियल ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कैसे कोई इंतजामी उमूर के ऑर्डर से कर सकता है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से जुडिशियल ऑर्डर को किस तरह से खत्म किया जा सकता है, ये सवाल था नाज़रीन जिस पर समाअत हुई है। जिस पर आपको पता है कि आज रजिस्ट्रार भी मौजूद थे और रजिस्ट्रार जब आए तो उनसे सवाल व जवाब हुए कि आपने ये किस तरह कहा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की एक रिसर्च ब्रांच है और रिसर्च ब्रांच आपको पता है कि जब से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी है तब से ये मुख्तलिफ केसेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल केस कोर्ट में भेजती है। ये केस आपके इस बेंच में लगना गलती थी एक, तो उनकी जानिब से ये जब गलती कहा गया तो फिर आपको पता है कि जब ये गलती होगी उन्होंने कहा, अच्छा अकील अब्बासी साहब ने कहा कि रिटर्न जी जी। मेरा जो है बेंच में होना भी एक गलती है। असल गलती तो ये है कि मेरा बेंच में, क्योंकि अकील अब्बासी साहब ये केस जो है सिंध हाई कोर्ट में सुन चुके थे, जी। अब उनको दोबारा से शामिल किया गया। तो गोंदल साहब माजरत के साथ 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रही हैं, जिस तरह पसे पर्दा गैर कानूनी तरीके से गैर आईनी तौर पर जजेस को चेंज किया जाता है। कल आयशा साहिबा ने ये केस सुना, आज क्यों नहीं थी बेंच में? हाँ। रातों रात ऑर्डर्स जारी हुए जिसमें जस्टिस आयशा को इस बेंच से निकाल दिया गया और आज ये सवाल भी उठा है। उन्होंने कहा कि जस्टिस आयशा जो हमारे साथ समाअत कर रही थी वो आज बेंच में मौजूद नहीं थी। वजह क्या है? वजह यह है कि कल जस्टिस आयशा की जानिब से डायरेक्ट टेक ऑन किया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। जस्टिस याहिया अफरीदी के बारे में सवाल उठाए गए हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी के बारे में कहा गया कि क्या जस्टिस याहिया अफरीदी की इंडिविजुअल जो अप्रोच है वो कलेक्टिव विजडम से ज्यादा बड़ी है। आपको मैं बताता हूँ एक मीटिंग का अहवाल। जी जी। हम एक मीटिंग में बैठे थे जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट के सहाफी हैं उनकी चीफ जस्टिस से अभी हालिया जी मीटिंग जी। हुई है और उस मीटिंग में चीफ जस्टिस बात कर रहे थे कि मैं अपने फैसले किसी पर मुसल्लत नहीं करता हूं, मैं कलेक्टिव विजडम से फैसले करता हूं। लेकिन बड़ा अभी अनफॉर्चुनेट है कि चंद दिन जब पहले चंद दिन पहले लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है जब मामलात सामने आए हैं तो पता लगा है कि दो बंदों की राय या एक बंदे की राय, जैसे अमीनुद्दीन खान साहब को हम शामिल कर लेते हैं, वो तमाम सुप्रीम कोर्ट पे मुसल्लत की जा रही है। उनमें वो जजेस जो है जो कि सीनियोरिटी पे हैं, जो केस सुन रहे थे। फिर आज जस्टिस मंसूर ने जो सवाल उठाया वो बिल्कुल ठीक है ना, फिर अदलिया की आजादी कहाँ स्टैंड करती है? जस्टिस अकील अब्बासी ने क्या कहा, कल को हम केस लगाएंगे कोई, वो केस हम सुन रहे होंगे, हमें नहीं मालूम कि आप ये भी बेंच सुन चेंज कर देंगे हमारा जो हम अभी केस जैसे अभी समाप्त कर रहे हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर जो है वो जब देखा कि फॉर्म 47 पकड़ा गया है तो जस्टिस जहांगीरी को हटा दिया। यही काम अब सुप्रीम कोर्ट में भी। हुकूमत के खिलाफ कोई केस, आज जस्टिस मंसूर ने जी। ऑब्जर्वेशन दी है कि हुकूमत के खिलाफ कल को कोई केस आएगा, हम सुन रहे होंगे, क्या उसको बेंच से हटा दिया जाएगा? तो ये तो अदलिया की जो आज़ादी है उसे सुल्ब करने के मुतरादिफ है, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मेरा ख्याल से जस्टिस याहिया अफरीदी अब खुलकर सामने आ गए हैं। वो फैसले जो तमाम ले रहे हैं वो सबको मालूम है कि वो वन साइडेड फैसले हैं और उसकी वजह यह है कि जस्टिस याहिया अफरीदी इस 26वीं आईनी तरमीम के डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं और जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान है। तो सुप्रीम कोर्ट में वो डिवीजन जो आपको पहले नजर आती थी अब दोबारा से एक बार वाजे हो गई है और इसी वजह से जस्टिस मंसूर के
आज कोर्ट में फुल कोर्ट की बात हुई है। फुल कोर्ट की बात किस तरह हुई? सलाउद्दीन साहब वो कहते हैं कि हमारी अदलिया में सर कुछ जजेस की पावर दूसरे जजेस से ज्यादा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी पावर ज्यादा है और बाकी जजेस की पावर कम है। तो उन्होंने कहा कि इस मामले पर तो फुल कोर्ट बैठना चाहिए। फिर जब फुल कोर्ट की बात हुई तो जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि क्या हम कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग में फुल कोर्ट की तरफ जा सकते हैं, क्या हाँ हम केस की समाअत कर सकते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? तो जस्टिस शाहिद जमील खड़े हुए, जो साबिक लाहौर हाई जी जी कोर्ट के जज हैं। आपको पता है जब जी उन्होंने जी निकले जी थे तो क्या उन्होंने शेर व शायरी जी लिखी जी जी थी और इस घुटन की फजा में बड़ा उनका एक इस्तीफा आया था। तो उनकी जानिब से कहा गया कि 187 यानी आर्टिकल 187 जो कि मुकम्मल इंसाफ फराहम करता है, उसके तहत जो है ये समाअत भी हो सकती है, फुल कोर्ट भी बनाया जा सकता है और ये बड़ा जरूरी नुक्ता है। तो इस पर उन्हें कहा गया कि हम आपको कल सुनेंगे, जी मामला फुल कोर्ट की तरफ जा रहा है। सलाउद्दीन साहब कहते हैं कमेटी ने जो डिसीजन लिया है, यानी जस्टिस मंसूर ने ऑर्डर जारी किया कि ये जो है हम फिक्स करेंगे, वो फिक्स नहीं किया गया, मामला जी फुल कोर्ट के हवाले से भी उन्होंने कहा। लेकिन उसके बाद फिर फिर रजिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से जो जी किया तो उन्होंने कहा कि कमेटी ने जो डिसीजन लिया हमने इसके मेरिट्स चेक करने हैं, क्या ये कमेटी का डिसीजन दुरुस्त है या नहीं। अब देखा यह गया है कि जो रजिस्ट्रार साहब हैं वो जबानी तौर पर तो गलती का एतराफ कर रहे हैं, लेकिन जब रिटन जजेस के सामने उन्होंने रखा वो सारे जो कार्रवाई है, जो उन्होंने नोट लिखा, तो उसके अंदर वो गलती वाली बात तो नहीं थी। देखें ये जो गलती की जो गुंजाइश है ना वो निकल रही है सारी रिसर्च ब्रांच से, जी क्योंकि अगर रिसर्च ब्रांच जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ऑर्डर करेगी। अब रिसर्च ब्रांच अपने आप को सामने रख रही है कि हमने खुद से कोई नहीं किया, हमारे पास तो लिखी हुई डायरेक्शन थी। सर आप अपने मुलाजिम को इस वजह से नहीं उसको सजा दे सकते कि उसने आपकी हदायत पे अमल किया है, आपको उस मालिक को पकड़ना होगा जिसने वो हदायत दी है। तो यहाँ पे मामला जो डायरेक्ट जा रहा है वो चीफ जस्टिस के पास जा रहा है कि उन्होंने असल में जस्टिस मंसूर के ऑर्डर की मुखालफत की है और उन्होंने जी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। यहाँ पे किसी रजिस्ट्रार को पकड़ के या एडिशनल रजिस्ट्रार जो छोटे लेवल का आदमी है उसे पकड़ के सजा देना जायज नहीं है। इसी वजह से जस्टिस मंसूर उस तरफ जा रहे हैं कि हमें देखना है जो कमेटी ने डिसीजन लिया वो ठीक है, वरना रिसर्च ब्रांच की क्या औकात, एडिशनल रजिस्ट्रार की क्या औकात कि वो जुडिशियल साइड के ऑर्डर को ना माने। तो उस तरफ जाया जा रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूं क्या अगर ऑर्डर सही ना हुआ, कमेटी का गलत डिसीजन हुआ, तो ये सोचने की बात है गोंदल साहब, क्या चीफ जस्टिस ने अगर गलत डिसीजन लिया तो आम तौर पे जब जुडिशियल ऑर्डर नहीं माना जाता उस पर लगती है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जी क्या आप अपने चीफ जस्टिस पे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि जिस तरह अब खत भी लिखा गया है, तीन मेंबरान जो कमेटी यानी जजेस के हैं, जो बेंच है उसने खत लिखा है जस्टिस अमीनुद्दीन खान को और जस्टिस याया अफरीदी को, और उसके अंदर भी कुछ चीज़ें उन्होंने कही है। तो ये आप थोड़ा सा नादरीन को बताइएगा, ये तो एक उनको भी खरी खरी सुनाने वाली बात है। देखें ये जो खत लिखा गया है ये 3 जजेस की जानिब से लिखा गया है, जिनमें से आज एक रुकन जस्टिस आयशा नहीं थी और उनका मैंने आपको बताया कि उनके हवाले से बात हुई। अब ये 3 लोग जो हैं वो जो कि तीनों जजेस साहिबान हैं वो अपने चीफ जस्टिस को लिखते हैं कि सर आपने जो ये बेंच बनाया है इससे हमारा एक रुकन छीन लिया है, हमने ऑर्डर कुछ दिए थे आपने कुछ किया है, तो काइंडली सर इन चीज़ों पे गौर करें आप। और उन्होंने जो एग्जैक्ट लिखा है जस्टिस मंसूर ने कहा है कि इन्हें कमेटी में पेश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उन्होंने ये भी कहा कमेटी को पहले वाला बेंच तरतीब देकर 20 जनवरी को समाअत के लिए फिक्स करना था। जस्टिस मंसूर ने कहा कि केस फिक्स ना करना जुडिशियल ऑर्डर ना मानने के मुतरादिफ है और जुडिशियल ऑर्डर ना मानकर ना सिर्फ कानून से इनहराफ किया गया बल्कि आइन के भी खिलाफ जाया गया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अकील अब्बासी साहब जिनको इस बेंच में, आपको पता है इरफान सादत साहब सुन रहे थे, अकील अब्बासी साहब जिनको इस बेंच में डाला गया, सर वो सिंध हाई कोर्ट में पहले ये केस सुन चुके हैं, आपने उनको बेंच में डाल दिया है। और फिर इन तीनों ने कहा है कि इस तमाम मामले पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो 17 जनवरी का इजलास है उसका जिक्र किया, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और जस्टिस मंसूर ने कहा कमेटी को मैंने आगाह कर दिया था कि इस तमाम मामले पर उनका नुक्ता नज़र पहले से मौजूद है। बेसिकली इस लेटर में
तीनों जो जज साहिबान हैं उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बताए हैं और उन्होंने कहा कि ये आपने कैसे एक केस हमारे पास से हटा लिया है, इसमें जो आपने बेंच में रुकन शामिल किए हैं वो कोई और है, इंतज़ामी साइड से जो फैसले हो रहे हैं वो जुडिशल साइड के से बिल्कुल मुतज़ाद हैं, तो ये क्या हो रहा है? और मेरा नहीं ख्याल कि चीफ जस्टिस का इसके पास कोई जवाब होगा या कोई और चीफ जस्टिस साहब छुट्टी पे क्यों गए हैं? कोई ये बात बड़ी एक पुरस्कार तरीके से यहाँ सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे डिस्कस हो आपको पता है कि यहाँ पे जब केस लगते हैं और ऐसे केसेस होते हैं कि जिनमें किसी की पकड़ाई होती है तो क्या कभी कोई वकील छुट्टी पे हो जाता है, कभी किसी वकील की तबीयत, अभी एडिशनल रजिस्ट्रार साहब जिन्होंने ये तमाम कार्रवाई की है वो बीमार हो गए वो बीमार हो ठीक है, चीफ जस्टिस साहब छुट्टी पे हो गए। तो आप जब ऐसी चीजें करेंगे जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो अनफॉर्चुनेटली आपको उन डिसीजन को डिफेंड करने का ना आपके पास दलाइल वो जी। मौजूद होते हैं, ना आपके पास एक मोरल करेज होता है कि उसको डिफेंड किया जाए। अच्छा, अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो है ना वो तो कहा कि भाई हम अभी जो है ना क्वेश्चन फ्रेम कर रहे थे, मुमकिन है कि हम ही ये मामला आईनी बेंच की तरफ भेज देते। ये जो आपने किया है रजिस्ट्रार ऑफिस ने जिस तरीके से, अब मुझे बताएं कि ये आपको तसादम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है या इसको भी, चूंकि दूसरी तरफ तो बड़ी तकड़ी है बज़ैर, यानी वो देखें जो पहले भी इसमें बड़ा बड़ा मामला हजम कर गए, अंधेर नगरी है जो नजर आ रही है। गोंदल साहब आप बात दुरुस्त कर रहे हैं कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े मामलात हो गए, इतने बड़े बड़े वाकयात हो गए, 26 नवंबर को गोलियां चल गई, उसका कोई नोटिस नहीं हुआ, तो एक जी। छोटे से जुडिशल साइड के तौहीन अदालत के केस या उसमें फुल कोर्ट बनाने का क्या होगा? अपेरेंटली देखा जाए तो जिस तरह से बाकी तमाम चीज़ें हज़फ हुई हैं, ये भी एक केस ऐसा होगा कि जो दब जाएगा, लेकिन इसका प्रेशर ये बड़ा वेग बनाएगा, इस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर बनाएगा। एक तो 26वीं आईनी, इसके नतीजे में वैसे 26 इसके में 26वीं आईनी तरमीम जो हाँ है वो भी आज 27 जनवरी को लग गई है, आपको पता है। उस केस की समाअत होगी। दूसरा ये ओवरऑल जो जस्टिस मंसूर की जानिब से ये केस को हाईलाइट किया जा रहा है, इस केस में जो लैकुनास हैं वो सामने आ रहे हैं, जिस तरह बताया जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड क्या यानी कर रही है, 26वीं जुडिशल आईनी तरमीम की भी गलतियां सामने आ रही हैं। एक फाउंडेशन ये बना रहा है केस, जी। और वो फाउंडेशन जो है आपको वो प्लेटफॉर्म फराम करेगी कि जिसमें 26वीं आईनी तरमीम का जब केस लगेगा तो ये तमाम बातें खुलकर सामने आएंगी। ये इन केसेस के हवाले दिए जाएंगे कि सर इस आईनी तरमीम के बाद अदलिया में डिवाइड किस तरह है, केसेस की क्या हालत होती है, बेंच ये डिसाइड नहीं कर पाता। आज जस्टिस मंसूर ने जैसे कहा कि क्या ये कोई आम बेंच है, ये इसके पास इख्तियारात नहीं है, जुडिशल पावर्स इसकी कितनी है इस बात का तयन नहीं है। फिर सलाउद्दीन साहब की जानिब से 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन जो के आइन में कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेंचेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं, उसके हवाले उन्होंने कहा कि ऐसा कोई क्लॉज नहीं है, लेकिन हमने आईनी चूंकि तरमीम हो गई है तो रूल्स अब के तहत रूल्स के तहत 191 रूल के तहत जो है देखना है। अब इस तमाम मामले में एक बुनियाद फराहम होती है कि 26वीं आईनी तरमीम में इस कदर इबहम और गलतियां हैं जिसकी वजह से तमाम जो कार्रवाई है वो डिस्टर्ब हो रही है, एक पूरा प्रोसीजर डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ ये बड़ी एक बुनियादी आप ये कह सकते हैं उसको फाउंडेशन फराहम करेगा। इस केस के बाद जो है वो एक मजीद एक कदम आगे बढ़ाया जा सकता है कि शायद 26वीं आईनी तरमीम रिवर्स होने के मामले पर ये मुआवनत फराहम करे। ओवरऑल आप देखें कि इससे कोई बहुत बड़ा काम हो जाएगा तो वो नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर जरूर डालेगा, वो बुनियाद फराहम करेगा। लॉयर्स और वकला के दरमियान जो जजेस हैं उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर होती जा रही है कि इस आईनी तरमीम के बाद ये मामला बड़ा क्लियर है कि कौन से मसाइल ऐसे हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भी मुश्किलात का सामना, यानी आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने कर दें तो आम बेंच तो उसकी समाअत ही नहीं कर सकता ना, तो ये बड़ा एक की जो है आप ये कह सकते हैं इशू है। जी नाजरीन, आपने देखा कंबर जैदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। यानी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये तसादम अभी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके साथ ही जो है वो जिस तरह मुसलसल चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन उनकी जो ग्रिप है या मुदाखलत वो बढ़ रही है, उतनी अदलिया बज़ैर कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। कल का दिन नाम है, चूँकि अटारनी जनरल को भी बुलाया गया है और हामिद खान और मुनीर मलक साहब को अदालती मुआवन भी मुकर्रर किया गया है। कल इस पर मजीद जो कार्रवाई होगी उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।